हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। आज मैं फिर से आपके साथ आया हूँ एक छोटा सा वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ अच्छे से सवाल। आपको टॉपिक दिख रहा होगा हाइट एंड डिस्टेंस। आपको पहले से भी पता होगा, जब आप वीडियो पे क्लिक किए होंगे तब भी आपको पता चल गया होगा वीडियो किस चीज़ का है, हाइट एंड डिस्टेंस का है। मतलब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उन सारे सवाल के बारे में, वो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जहाँ पे हम कोई भी ऐसे सवाल जो हाइट एंड डिस्टेंस में आते हैं वो आप कैसे करेंगे आपको सीखेंगे। देखिए, अभी तक आप ट्रिगो का ऑलमोस्ट सारा टॉपिक पढ़ चुके हैं, ट्रिगो का सारे टाइप का सवाल आप कर चुके हैं, ट्रिगो के सारे तरह के कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं और उतना ही सारे कॉन्सेप्ट का हम फिर से यूज करने वाले हैं इस पार्टिकुलर टॉपिक में। बस तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा करने का। वहां पे जिस तरीके से हम कर रहे थे सारा तरीका यहाँ पे अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पे उसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे ताकि हम छोटे से छोटे समय में, कम से कम समय में, छोटे से छोटे सॉल्यूशन में हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसके लिए एक छोटी सी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझिए। अब कॉन्सेप्ट देख लीजिए, क्वेश्चन में क्या होता है। अब ट्रिगो में जब भी बात आएगी हाइट और डिस्टेंस की, तो किसी भी ट्रायंगल में इस चीज को आप बोलते हैं हाइट और इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कहने का मतलब आप इसको भी डिस्टेंस बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब जब भी हाइट एंड डिस्टेंस की बात हो रही है, मतलब एक सीधे सी बात हो रही है कि आप एक ऐसे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं जो समकोण है, एक ऐसे त्रिभुज की बात कर रहे हैं जो क्या है, समकोण है। अब बताइए समकोण त्रिभुज में क्या हो सकता है। अगर मैं स्टैंडर्ड एंगल की बात करूं कि एक एंगल 30 तो दूसरा एंगल कितना, तो आप कहेंगे 60, क्योंकि एक एंगल 90 ऑलरेडी है। मैं बोलूंगा नहीं, एक एंगल अगर 45 तो आप बोलेंगे फिर इस हिसाब से सर दूसरा एंगल कितना हो गया 45 और एक एंगल तो 90 दिया हुआ है। मतलब हम उस त्रिभुज पे बात करेंगे आज जो समकोण त्रिभुज होगा, और जिस त्रिभुज के एक कोण फिक्स है 90 है तो दूसरा दो कोण आप निकाल सकते हैं। और वो आपको निकालना नहीं है, आपको मान के चलना है कि वो कोण या तो 30 होगा या तो 60 होगा या फिर 45 और 45 होगा। एक तीसरे टाइप का कोण आपके साथ आ सकता है सामने, अगर ऐसा हो जाए कि ये 15 हो जाए डिग्री और ये 75 डिग्री हो जाए। आपको पता है एसएससी इस टॉपिक से सवाल कम उठा रहा है। प्री में मान के चलिए अगर 25 सेट 20 सेट क्वेश्चन बन रहे हैं तो 12-15 सेट क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके मेंस में मिलेंगे क्वेश्चन, मेंस में 2 से 3 क्वेश्चन आप मान के चलिए मिल जाएंगे इसमें हर एक सेट में। लेकिन प्री में इस पे सवाल कम उठा रहा है, लेकिन सारे सेट में नहीं उठा रहा, कुछ सेट में उठा रहा, 50-60% सेट में उठा रहा। तो हम उसकी तैयारी रेडी करके रखेंगे। अगर आपके सेट में इससे क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन एकदम ईजी होता है और क्वेश्चन आप अच्छे से करके निकल सकते हैं, समय भी बचेगा इसमें। अब देखिए यहां पे बात कर रहा हूं इस ट्रायंगल की। अब कोई भी एक ट्रायंगल बात कर रहा हूं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री या 15 डिग्री, 75 डिग्री। सबसे पहले जो मैं आपको बताने वाला हूं आज, आपको यह बताने वाला हूं कि कोई भी ट्रायंगल जब हम इस पे बात करते हैं तो सबसे पहले ट्रायंगल हम जो लेते हैं उसमें देखिए कि 30 और 60 का ट्रायंगल लेते हैं तो आपको पता है कि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। मतलब अगर आप ये 1 लेंगे तो ये आपको कितना लेना पड़ेगा 2। और अगर यहीं पे बात करूं कि cos 30 की वैल्यू कितना होता है तो आप कहेंगे सर √3/2। मतलब √3 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2। मतलब एक रेशियो आपको मिला है कि रेशियो हम आपका यही रहेगा। रेशियो क्या रहेगा, यही रहेगा कि 1 से 2 और ये √3। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे, तो देखिए आपको ये बातें पता है कि सबसे बड़ा कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी, तो आप इसमें देखिए कि 1 है आपके पास, √3 है और आपके पास 2 है। सबसे बड़ा ये है तो ये 90 के सामने आएगा, 90 डिग्री के सामने, और सबसे छोटा ये है तो 30 डिग्री के सामने, और ये बीच वाला है तो 60 डिग्री के सामने। आपको ज्यादा कुछ नहीं याद रखना। देखिए आपको ये सिर्फ याद रखना कि 1, 2 और √3 एक ही ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन में जाता है, और वो ट्रायंगल है 30, 60 और 90। कितना है 30, 60 और 90। आपको सिर्फ याद रखना है कि छोटा के सामने 1 होगा और 90 के सामने 2 होगा, ऑटोमेटिकली जो बचेगा वो √3 हो जाएगा। अगर मैं बात कर रहा हूं इस पे, तो आप अगर इसको आप याद कीजिए sin 45 तो कहेंगे सर 1/√2, cos 45 तो कहेंगे 1/√2। मतलब ये 1 होगा और ये 1 होगा, उस समय ये क्या होगा √2 होगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर इस तरीके से आप बात करें कि 1 है तो देखिए 45 डिग्री 45 डिग्री दोनों कोण बराबर, तो दोनों के सामने वाली भुजा बराबर, और इस हिसाब से जो हाइपोटेन्यूज हुआ, जो कर्ण वो कितना हो गया √2। ये एक्चुअली जो होता है ये रेशियो में होता है। आप लिख सकते हैं 1a 2a √3a, ये भी लिख सकते हैं 1a √3a। एक जगह कोई भी वेरिएबल आप यूज कर सकते हैं। अब आते हैं tan की बात। tan 15 बहुत कम लोगों को याद होता है। एक बार मैं निकाल कर दिखा दे रहा हूं tan 15 कैसे निकालेंगे।
तो tan 45 माइनस 30 कर देंगे, आपका 15 हो जाएगा, या 60 माइनस 45 करेंगे तो भी 15 होगा। आप याद कीजिए tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b, tan 30 कितना 1/√3 बटा 1 प्लस tan a माइनस tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b। अब देखिए √3 से ऊपर गुना करेंगे तो √3 माइनस 1, नीचे √3 से गुना करेंगे √3 प्लस 1, और दोनों केस में जो आपका ये आएगा बटा में √3 और बटा में √3 वो कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका क्या आएगा, इस तरह से आएगा, बात देख लीजिए, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब tan की बात करेंगे तो आपको याद रखना है कि tan में 15 के सामने √3 माइनस 1 होता है और इसके सामने √3 प्लस 1 होता है। और अगर ये दोनों हो रहा है तो आप हाइपोटेन्यूज तो निकाल ही सकते हैं, निकाल लीजिए, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर को ऐड करके रूट ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 + 1 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 + 1 4, इसका जो माइनस 2√3 होगा, इसका प्लस 2√3 होगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 4 8, और यहां कितना आ गया आपका 2√2। आपको चाहे तो इसको आप यूज कर सकते हैं, इसका क्वेश्चन आपको प्री में नहीं पूछने वाला 75 डिग्री 15 डिग्री पे, इसके लिए आपको परेशानी नहीं लेनी है। आपको जो भी प्री में क्वेश्चन उठाएगा इससे और इससे उठाएगा, मेंस में भी इस पे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, बाई चांस अगर क्वेश्चन पूछ देता है तो आपको इतना याद रखना है कि tan 15 डिग्री का जो मान होता है वो √3 माइनस 1 बटा √3 प्लस 1 होता है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन करेंगे हम, अभी यहां पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। जो भी हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्सेप्ट ये कि जो क्वेश्चन आपको कह रहा है उसके अनुसार से आप एक डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम बना लेंगे, आप देखिए उसमें ट्रायंगल मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, आपको सारे ट्रायंगल को यूज करना है। ट्रायंगल को यूज करने में आपको ध्यान क्या देना है कि जो भी कॉमन साइड आएगी, जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूं, ये जो ट्रायंगल है, मान लेते हैं इस टाइप का ट्रायंगल है, हाइट दोनों का अलग अलग है, तो आप देखिए ये जो ट्रायंगल छोटा वाला दिख रहा है और ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें ये है जो क्या है कॉमन साइड है, ये ऐसा भुजा है जो दोनों ट्रायंगल में है, तो ये हमेशा बराबर होना चाहिए। जब रेशियो आप लगा रहे होंगे तो अगर ये 2 लगाए हैं तो ये 2 छोटे के लिए भी होना चाहिए, बड़े के लिए भी 2 होना चाहिए। सिर्फ इतना ही सा छोटा काम कर रहे हैं और आपका सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे हम। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप स्क्रीन पे देखिए, कह रहा है अपर पार्ट ऑफ ए ट्री ब्रोकन बाय द विंड एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। द डिस्टेंस फ्रॉम द रूट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड इज 20 मीटर। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द ट्री। बोल रहा है कि एक पेड़ है, जमीन पे खड़ा है पेड़, तो आपको पता है ये 90 डिग्री होगा, ये आपका क्या है पेड़ है। ये अपर पार्ट इसका टूट गया, टूटने के बाद क्या हुआ, ये जमीन पर आकर गिरा है और ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। बोल रहा है कि अगर यहां से जमीन से जो अपर पार्ट जहां पे टच किया, इसकी दूरी दे रखा है कि अगर ये 20 मीटर है, कितना है 20 मीटर, तो आपको बताना इस पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की लंबाई क्या है, लंबाई बताना है, मतलब पेड़ आपको कितनी हाइट थी टोटल, तो पेड़ की टोटल हाइट ये है आपकी, या फिर आप कहेंगे यहां से लेकर यहां तक, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ दोनों बताना है। अब आप खुद मुझे बताइए कि आपको अभी बताया मैंने कि 30 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है, अगर उसको आप 1 ले रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये तो आपका एंगल 60 हो गया, तो 60 के सामने कितना हो जाएगा √3, और ये कितना हो जाएगा 2। क्लियर है कि नहीं है? आपको जो बताना है वो 2 + 1 3 की वैल्यू बताना है। 3 की वैल्यू क्या होगी आपको ये बतानी है, जबकि आपको पता है √3 की जगह पे 20 है, तो आप √3 की वैल्यू 20, तो 3 की वैल्यू के लिए इसी को √3 से गुना कर दे और इसको भी √3 से गुना कर दे। आप देखिए ये हो गया 3 और 3 की वैल्यू आ गई 20 √3, मतलब यही हो गया पेड़ की लंबाई। आई बात पकड़ में? आपको 3 की वैल्यू निकालनी थी, 3 यूनिट की वैल्यू आपने निकाल लिया। क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करना है, एकदम छोटा सा, जैसे क्वेश्चन कर हम डायग्राम बनाएंगे और जो हमसे निकालने बोल रहा है हम निकाल लेंगे। क्वेश्चन एक और देखिए आपका कर रहा है, ए 6 फीट टॉल बॉय कैन सी द सन ओवर ए ट्री ऑफ हाइट 35 फीट। एक 6 फीट का लड़का 35 फीट ऊंचे पेड़ के ऊपर से सन को देखता है, मतलब इस तरह से यहां पे सन है, यहां पे क्या है सन है, इसको देखता है। इफ द बेस ऑफ द ट्री इज 29 फुट फ्रॉम द बॉय देन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है अभी तक आपको नहीं बताया हूं, अभी बताऊंगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब इस एंगल की इसमें बात कर और बोल रहा है कि ये 29 फीट यहां से दूरी पे है, ये कितना फीट दूरी पे है 29 फीट दूरी पे है। ठीक है, अब देखिए
आपको बोल रखा है कि जो ट्री है इसकी 35 फीट हाइट है, जो लड़का खड़ा है 6 फीट का है, इसका मतलब 6 फीट यहां से यहां है, पूरे ट्री की 35 फीट है, तो यहां से यहां कितना हो जाएगा 29 फीट, और ये भी 29 फीट, मतलब ये भी 29 फीट। आप देख लीजिए ये 29 फीट, ये 29 फीट, दोनों भुजा कब बराबर होगी, जब ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होगा। दोनों कब बराबर होगा, ये कोण तो आपका 90 होना, इसका मतलब ये 45 और ये 45 होगा। तो इस सवाल में जो ये कोण है इसी को बोल रहा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, सॉरी एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखिए इसको मैं बता रहा हूं, यही हमें निकालना था इसमें कि एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर डिप्रेशन दोनों सेम चीज होता है, लेकिन उसको कहते क्या है। देखिए जब आप ग्राउंड पे खड़े होते हैं, ये आपका ग्राउंड है, ये क्या है आपका ग्राउंड। जब आप ग्राउंड पे खड़ा होकर कोई भी, मान लेते हैं आप यहां पे खड़े हैं और कोई भी चीज आप देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, तो जितने एंगल आप ग्राउंड से ऊपर की ओर अपनी नजर को उठाते हैं, ग्राउंड से ऊपर की ओर जितने डिग्री से नजर को उठाते हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बोलते हैं इसको, उन्नयन कोण। अब देखिएगा, अगर मान लेते हैं कि आप किसी बिल्डिंग के नीचे खड़े हैं, अपने दोस्त को बुला रहे हैं, किसी बिल्डिंग के नीचे खड़ा होकर अपने दोस्त को फोन कर रहे हैं, भाई आजा नीचे, और बिल्डिंग जो है मान लेते हैं ये बिल्डिंग है, वो यहां से आपको देखने की कोशिश कर रहा है। तो आप देखिए नॉर्मली हम खड़े रहते हैं तो हमारा हॉरिजॉन्टल की तरफ आई रहता है, किधर रहता है हॉरिजॉन्टल सीधा। तो इसका आंख किधर रहा होगा, जब निकला होगा रूम से, कमरे से निकला होगा तो इधर रहा होगा। ये आपको देखने के लिए अपनी नजर को झुकाएगा, कितना झुकाएगा, थीटा डिग्री से, और इसी थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन या डिप्रेशन एंगल। इसको बोलते हैं अब नयन कोण। ठीक है, अब देखिए कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जब हाइट को लेते हैं तो हमेशा कोण 90 डिग्री का होता है। ये भी आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों लाइन पैरेलल, तो ये एंगल क्या ट्रांसवर्सल हो गया, ये ट्रांसवर्सल, तो ये थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा। और अगर आपको पैरेलल लाइन का रूल नहीं पता है तब आप दूसरा कॉन्सेप्ट लगाइए कि अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल है, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 90। तो ये 90 माइनस थीटा, फिर इस ट्रायंगल में आ जाए तो 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा थीटा। तो ये जब हम ऊपर से किसी चीज को नीचे की तरफ देखते हैं, झुककर देखते हैं, तो जितने डिग्री से हम अपनी नजर को नीचे करते हैं, अपनी नजर को नीचे करते हैं, जितने डिग्री से हमारा ये जो लाइन ऑफ साइट होता है जिसको नीचे झुकाते हैं, उसको बोलते हैं डिप्रेशन एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनयन कोण। और जब हम नजर को ऊपर करते हैं, उठाते हैं ऊपर देखने के लिए, तो उसी को बोलते हैं उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन। आपको समझना क्या है कि दोनों एंगल सेम चीज है, बस डिफिनीशन अलग है दोनों का। एंगल ऑफ डिप्रेशन में हम नजर झुकाते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन में नजर ऊपर करते हैं, लेकिन वैल्यू से दोनों एंगल सेम है। क्लियर। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहां से हम एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन के सारे एंगल फॉलो करने वाले हैं, सारे क्वेश्चन आएंगे भी। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि एक लैडर है, एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे रखा जाता है, जैसे कि यह दीवार के शीर्ष को छू रहा हो। मतलब एक यहां पे दीवार आपने ले लिया और ये आपकी सीढ़ी है, आपने इस तरह से कुछ रख दिया और इस दीवार के शीर्ष को छू रहा है। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर एंड द बॉटम ऑफ द वॉल इज 15 मीटर। आपको ये बोल रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो 15 मीटर का दे रखा है, और एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है। मतलब जब आप खुद देखिए कि यहां पे दो ही एंगल आपको बन रहा है, कि ये बन रहा है कि एक बन रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका क्या होगा, यही होगा, क्योंकि यहां तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा ऊपर से, जब नीचे देखेंगे तो आपका लाइन ऑफ साइट क्या होता है, ये हो रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रखा है कि कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। आप खुद बताइए लेंथ ऑफ द लैडर, लैडर क्या सा है, लैडर आपका ये है, इसका आपको लेंथ बताना है। तो आप खुद देखिए कि 60 ये है, तो इसका मतलब भी 30 है, और 30 के सामने कितना डिग्री, 30 के सामने कितना होता है, तो आप कहेंगे 1। 30 के सामने कितना होता है 1, रूट 60 के सामने रूट 3, 90 के सामने 2। हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं, हमको इसकी जरूरत है ही नहीं।
एक की वैल्यू आपको दे रखी है 15, 2 की वैल्यू आपसे मांग रहा है, तो कितना हो जाएगा 30 मीटर। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कहता फ्रॉम द टॉप ऑफ फ्रॉम फुट ऑफ ए मोन्यूमेंट माउंटेन है। कह फ्रॉम द फुट ऑफ ए माउंटेन द एलिवेशन ऑफ इट्स टिप इज 45 डिग्री। टिप बोलते हैं नोक को, एकदम ऊपरी भुजा को। आफ्टर असेंडिंग 2 किलोमीटर अलोंग द इंक्लिनेशन ऑफ 30 डिग्री द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चेंजेस टू 60 डिग्री, फाइंड द वर्टिकल हाइट ऑफ द माउंटेन। बोल रहा है पहाड़ के पैर से, अब देखिए पहाड़ कुछ इस तरह का होता होगा, धीरे धीरे हाइट बढ़ते जाती होगी। बोल रहा है पहाड़ के पैर से जब आप टिप को देख रहे हैं तो आपको 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहां से यहां देख रहे हैं तो यहां से यहां देख रहे हैं तो कितना डिग्री का एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। इसका मतलब ये 90 हो गया और ये 45 डिग्री हो गया। इसके बाद बोल रहा है कि जब आप 2 किलोमीटर चलते हैं 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पे, 30 डिग्री के झुकाव पे, मतलब जब यहां से आप 30 डिग्री लेते हैं डायरेक्शन अपना और 2 किलोमीटर जैसे ही चलते हैं, ये कितना चल लिया आपने 2 किलोमीटर, तो जो एंगल है ये चेंज होकर एलिवेशन एंगल या फिर ऊपर का एंगल, झुकाव का एंगल कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। आप जब ये 30 पे चल रहे थे, 2 किलोमीटर चले, तो उसके बाद आपको पता चला भी यहां से डायरेक्ट ऊपर की जो चढ़ाई है वो 60 डिग्री पे चलना होगा। तो पूछ रहा है कि पूरी हाइट क्या है, ये पूरी हाइट क्या है। तो आप देखिए यहां से आप चाहें तो ट्रायंगल बना सकते हैं। ट्रायंगल बना के ये 2 है तो आप ये निकाल सकते हैं, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, साथ में ये निकल जाएगा, फिर आप ये और ये करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा थोड़ा सा। इसको भी आप छोटा कर सकते हैं। कैसे? आप देखिए ये 45 डिग्री अगर पूरा ये है तो ये भी आपका 45 डिग्री होगा। ये 60 है तो ये अंदर वाला कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। इसका मतलब ये छोटा वाला कितना हो गया 15 डिग्री। और यहां से देखिए बड़ा वाला 45, नीचे वाला छोटा 30, तो ये भी तो 15 डिग्री हो गया। इस हिसाब से ये जो ट्रायंगल आपका है, ये जो ट्रायंगल आपका है, इसमें ये कोण 15, ये कोण 15, मतलब ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर, तो ये कितना हो गया 2 किलोमीटर हो गया। अब आप बात करते हैं सिर्फ इसकी, तो ये इसमें बताइए कि ये जो 2 किलोमीटर है, देखिएगा ये जो 2 किलोमीटर है किसकी वैल्यू है 2 की वैल्यू, क्योंकि 90 के सामने है तो 60 के सामने कितना हो जाएगा √3 और 45 के सामने कितना हो जाएगा 1। अब चाहे तो निकाल सकते हैं, चाहे तो ये निकाल सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं कि इसकी तो हमें जरूरत नहीं, हमें जरूरत किसकी है इसकी। तो ये तो √3 आपको निकल गया, यहां से यहां तक √3, यहां से यहां निकालना है। तो इसके लिए आपको पता है ये 30 है और ये 2 है, तो 30 के सामने कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 30 के सामने 1, क्योंकि 90 के सामने 2 दिया हुआ है, तो यही तो 1 ये भी है, तो आपका कितना हो गया √3 + 1। आई समझ में बात? देखिए 5वें क्वेश्चन पे आ रहे हैं। करेक्ट 2 poles of height 25 feet and 11 feet are placed just opposite on the road। 2 पोल है 25 फीट लंबा और एक 11 फीट लंबा, दोनों एक रोड के अपोजिट साइड पे फिट किया गया है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टिप ऑफ द टॉलर पोल फ्रॉम द टिप ऑफ द स्मॉलर पोल, यहां से 11 वाले से जब इसको देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रही है, मतलब आप यहां पे खड़ा होकर देख रहे होंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा ये होगा। इसकी बात करें कि 30 डिग्री है, तो आपसे पूछ रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ द पोल्स। इसका मतलब आपको यही हाइट निकालनी है। आप खुद बताइए, ये आपका 11 है, ये आपका टोटल 25 है, मतलब ये 14 हो जाएगा अगर ये 11 है तो। अब आप बताइए 30 के सामने कितना होता है 2 और 90 के सामने कितना होता है, सॉरी 30 के सामने कितना होता है 1, 90 के सामने कितना होता है 2। 1 की वैल्यू 14 तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28। आप देख लीजिए यूनिट क्या दिया हुआ है फीट में। इतना ही सा सवाल था। सवाल आपका इसी तरह का रहेगा, सवाल बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं आने वाला है, सवाल सिंपल सा सवाल आने वाला है इसमें। देखिए क्वेश्चन और करेक्ट टावर स्टैंड्स, एक मीनार एक सीधी सड़क के अंत में खड़ा है। कोई सीधी सड़क आ रही है उधर से, यहां अंत हो गया, इस पे एक मीनार खड़ा है। सवाल यही कह रहा है। अब बोल रहा है सड़क पर 2 बिंदु जिसके बीच 500 मीटर की दूरी है से मीनार के शीर्ष की ऊंचाई के कोण क्रमशः 45 और 60 है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। मतलब यहां से 2 बिंदु ले रहा है, एक से इसके मीनार का कोण कितना हो गया 30 और एक जगह से 45। आपका मीनार का हाइट इतना ही है।
है कि नहीं। बोल रहा है ये जो दो बिंदु है, दोनों बिंदु की दूरी 500 मीटर है, तो आपको बताना है कि मीनार की हाइट क्या होगी। आप खुद बताइए, अगर ये 45 है तो ये 1 होगा और ये भी कितना होगा, 1 होगा। लेकिन अगर ये 30 है तो भी 1 होगा। 45 पे 1 है तो 30 पे भी तो 1 होगा ये। लेकिन जब ये 30 पे 1 होगा तो ये जो पूरा है ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, क्योंकि ये 60 के सामने आएगा। इसका मतलब इतनी दूर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 - 1 होगा। कितना हो जाएगा, √3 - 1। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है मीनार की ऊंचाई। आपको इसकी वैल्यू पता करना है। कुछ एंगल गलत तो नहीं किया हूं, हाँ कुछ मेरे से मिस्टेक हो गया है। एंगल 45 से 60 है, मतलब ये एंगल 45 है, ये 60 है। अब देखिए ये 60 है तो आपका ये हो जाना चाहिए √3, ये 1 ठीक है। और ये 45 है तो √3, तो ये पूरा √3, तो √3 - 1। आप देख रहे हैं ये 60 है तो ये कितना होगा, √3 और इसके सामने 1 होगा नहीं। अब देखिए ये 45 है तो इसका मतलब ये पूरा बराबर और ये पूरा बराबर, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये √3 है तो ये भी √3, मतलब √3 - 1 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो √3 - 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 500 मीटर। आपको निकालना हाइट, हाइट कितना है, √3, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी, √3 - 1 और √3 की वैल्यू डिवाइड कर देंगे √3 - 1 से और √3 से गुना कर देंगे, आपको मिल जाएगा √3 की वैल्यू। क्लियर। आप देख रहे हैं √3 - 1 की वैल्यू कितनी है, 500 मीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी, 10/10 और √3 यूनिट की वैल्यू गुना 10। एक और क्वेश्चन देखिए, कह रहा 90 फीट ऊंचे टावर के पैर से एक इमारत की नोक की ऊंचाई का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अच्छा सा क्वेश्चन है, देखिएगा। कह रहा 90 फीट ऊंचे टावर के पैर से, 90 फीट ऊंचा एक टावर है, इसके पैर से एक इमारत की नोक की ऊंचाई का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मतलब इस तरह से 30 डिग्री है और ये हाइट हो गया। ये इमारत है, आपको ध्यान देना, ये क्या है, बिल्डिंग है, इमारत है और ये टावर है। और इमारत के पैर से टावर की नोक की ऊंचाई का कोण 60 डिग्री है। इमारत के पैर से टावर की नोक का कोण कितना है, 60 डिग्री। आपसे पूछ रहा है इमारत की ऊंचाई का पता लगाएं। इमारत की ऊंचाई का पता लगाना है और इसमें 90 फीट ऊंचा टावर दिया है। आपको यह दे रखा है कितना है, 90 फीट, और आपको पता क्या करना है, इसकी हाइट। क्या करेंगे आप, सोचिए। आपको इसमें हिंट कहां है पता है, हिंट देखिए, नीचे जो बेस है वो दोनों के लिए बराबर है, दोनों ट्रायंगल के लिए बेस बराबर है। और आपको पहुंचना है कहां, ये दिया हुआ, यहां से आपको यहां पहुंचना है और यहां से आपको यहां पहुंचना है। तो आप बताइए 60 डिग्री के सामने, अगर इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं तो 60 के सामने √90 है, तो 30 के सामने कितना हो जाएगा, 60 के सामने क्या होता है, √3 होता है, √3 की वैल्यू 90, तो 30 के सामने 1 होता है, 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 90/√3 मतलब 30√3। ठीक। अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इसमें कितना एंगल हो जाएगा, 60। 60 के सामने कितना आ रहा है, 30√3, जबकि 60 के सामने होना कितना चाहिए था, सिर्फ √3, मतलब ये 30 गुना आ रहा है। तो 30 के सामने क्या होना चाहिए, 1। अगर ये 30 गुना तो ये भी 30 गुना होगा। आई बात पकड़ में। तो ये कितना हो गया, 30 फीट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लगभग 20 क्वेश्चन हैं आपके, और ये 20-22 क्वेश्चन में जितने भी हैं इसमें पूरा आपका कंप्लीट होने वाला है हाइट एंड डिस्टेंस। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 मीटर ऊंचा झंडा 25 मीटर ऊंचाई के एक टावर पर खड़ा है। तो पहले तो आप टावर बना लीजिए और इसके बाद ये झंडा बना लीजिए। 5 मीटर ऊंचा झंडा और ये 25 मीटर के टावर पे खड़ा है, मतलब एक 25 मीटर का टावर है, उसके ऊपर 5 मीटर का झंडा है। अब बोल रहा 30 मीटर ऊंची इमारत से ध्वज और टावर के कोनों को मापने वाला व्यक्ति पाया कि ध्वज, जिसको झंडा बोलते हैं, और भवन के लिए कोण बराबर है, इमारत के लिए कोण बराबर है। थोड़ा सा ट्रांसलेशन में यहां मजा है, कहीं पे उसी को इमारत, कहीं पे उसी को भवन, कहीं पे उसी को झंडा, कहीं पे उसी को ध्वज, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। कह रहे कि कोई 30 मीटर दूरी पर, 30 मीटर ऊंचाई पर खड़ा एक आदमी यहां पे खड़ा है, ये देखता है कि
जो 5 मीटर यहां से यहां है और ये जो यहां से यहां भी 5 मीटर है, देखिएगा ये जो एंगल बना रहा है, ये झंडा जितना एंगल बना रहा है, झंडा कितना एंगल बनाएगा टोटल, झंडे को आप देखिएगा तो टोटल इतना है, ऊपर नीचे करना पड़ेगा आपको। बोल रहा है यही कोण आपको जो टावर है उसको देखने में बन रहा है, दोनों कोण बराबर है। आई पकड़ में बात। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ द फ्लैग। मतलब बोल रहा है कि यहां से यहां बीच का जो दूरी है, यहां से यहां की जो दूरी है, क्योंकि देखिए टोटल ये भी 30 मीटर है और ये भी क्वेश्चन बोल रखा है कि 30 मीटर ऊंचा ही किसी बिल्डिंग से दिख रहा है। इसका मतलब आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों के बीच की दूरी बतानी है। इसको बताने के बहुत सारे तरीके हैं, इसको बताने के बहुत सारे तरीके हैं। चूंकि मैं ज्योमेट्री नहीं बताया हूं इसलिए ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट सिर्फ बता दे रहा हूं आपको। अब देखिए ये एंगल ऑफ बाइसेक्टर है, आपको जो बीच का लाइन है इस एंगल को दो बराबर भाग में बांट दे रहा है। तो आपको पता होगा कि कभी भी कोई भी एक ट्रायंगल में, अगर आप ज्योमेट्री पढ़ लिए हैं जिनके बारे में बात कर रहा हूं, कि कभी भी कोई एंगल बाइसेक्टर अगर दोनों को बराबर भागता है और ये और बी है तो ये भी ए और बी रेशियो में ही जाता है। ए और अगर ये लेंथ ए है और ये लेंथ बी है तो ए इज टू बी लेंथ में ये सामने वाला साइड डिवाइड होता है। मतलब अगर ये 5 है और ये 25 है तो रेशियो कितना है, 1 और 5 का। इसका मतलब ये 1 रहा होगा कब, जब ये 5 रहा होगा। क्लियर? ये जब 1 रहा होगा तो ये 5 रहा होगा। अब खुद बताइए जब ये 1 है और ये 5 है तो आपको ये तो एंगल 90 है, तो इस हिसाब से आपकी पूरा लेंथ कितना कर देंगे, तो आप कहेंगे सर 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना आ गया आपका 25 माइनस 1 24 है, उसका रूट कर लेंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू 24 निकल गई, रूट 24 निकल गई। आपको निकालना कितना है, आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, तो झंडे के ऊपर से प्रोजेक्शन की दूरी आपको ये डिस्टेंस निकालना था। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आप देखिए 5 स्क्वायर 25 और 1 स्क्वायर 24, 25 माइनस 1 24, तो 24 रूट 24 जो आ गया है, ये रूट 24 यूनिट जो वैल्यू आई है इसका एग्जैक्ट वैल्यू 30 मीटर है आपको। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप निकाल लीजिए। आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी तो 30 बटा रूट 24 गुना 1, मतलब यही आ गई। आप इसको सोल्व करेंगे तो 4 से इसको काट देंगे आप, तो 30 बटा 24 रूट 24 2 रूट 6 12 6 दूना 6 पचे, और इसको और कर सकते हैं तो कट जाएगा 3 बटे 2 3 बटे मतलब 5 रूट 3 बटा 2 हो गया। जो ज्योमेट्री नहीं पढ़े उनके लिए बता रहा हूं कि बिना ज्योमेट्री के भी आप इसको बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आपको यही नियम बना लगाना है। अब देख लीजिए इसको, देखिए आपको पता है कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल 2 थीटा है। तो आप बताइए इस ट्रायंगल में अगर मैं आपसे इसको x बोल दूं, हमें यही निकालना है, तो tan थीटा की अगर आपसे बात करूं तो आप कहेंगे सर 5 बटा x हो जाएगा, इस हिसाब से होगा कि नहीं। और अगर इस पूरे ट्रायंगल जिसकी एंगल 2 थीटा है इसमें अगर tan की बात करूं कि tan 2 थीटा कितना हो जाएगा, तो आप क्या कहेंगे, सामने वाली भुजा कितनी है 30 बटा ये कितना हो गया x, और tan 2 थीटा का फॉर्मूला आप लगा लीजिए, क्या होता है 2 इंटू tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिएगा ये स्टेप थोड़ा सा लगाया हूं ज्यादा, आप चाहे तो यहां पे डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते थे tan थीटा का, लेकिन यहां पे मैं थोड़ा सा स्टेप को आपसे चोरी करना आपको सिखाऊंगा, कैसे स्टेप को छोटा करेंगे। अब देखिएगा बहुत अच्छे से स्टेप छोटा होगा, ध्यान दीजिएगा। यहां एक्स स्क्वायर है तो मैंने इसको भी एक्स स्क्वायर कर दिया बटा एक्स स्क्वायर कर दिया, यहां एक्स है इसको भी एक्स स्क्वायर बना दिया। अब देखिए एक्स स्क्वायर नीचे वाले से कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए 5 दूना 10 हो गया तो ये 0 से कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए यहां कितना हो गया एक्स स्क्वायर, और इधर कितना हो गया 3x स्क्वायर माइनस 75। आई बात पकड़ में। अब देखिए यहां से इसको इधर करेंगे इसको इधर करेंगे तो आपको 2x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 75, और x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 75 बटा 2, और इसको अगर रूट ले लेंगे तो 5 रूट 3 बटा 2। क्लियर है? अब देख लीजिए कैलकुलेशन, बढ़े हम आगे। क्वेश्चन नंबर 10,
क्या लग रहा है, बनेगा? करा फ्रॉम ए पॉइंट P द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर इज सच दैट इट्स टेंजेंट इज 3/4। टेंजेंट करने का मतलब होता है टैन और एलिवेशन एंगल, या फिर जो भी एंगल की बात कर रहे हैं, यहां एलिवेशन की बात कर रहा है तो टैन थीटा जो होगा, या टैन एलिवेशन एंगल का जो भी होगा उसका 3/4 है। बड़ा कोई एक पॉइंट से, एक बिंदु P से एक टावर की ऊंचाई का कोण ऐसा है जिसका स्पर्श रेखा, मतलब कोई भी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, यहां से इसको देखा गया तो ऊंचाई का जो कोण है ये थीटा अगर है तो बोला गया टैन थीटा जो है 3/4 है, मतलब ये 3 होगा तो ये 4 होगा। बोला टावर की ओर 560 मीटर चलने पर इसका जो स्पर्श रेखा का जो हो जाता है 4 और 3 हो जाता है, मतलब आप यहां से यहां जब चलकर आते हैं तो यहां पे कुछ थीटा 1 हो गया होगा मान लेते हैं, तो ये बोल रहा है ये 4 और ये 3 हो जाता है। तो आपको बताना है कि टावर की ऊंचाई क्या है। आप खुद देखिए, ये हाइट इसके अनुसार 4 है, इसके अनुसार 3 है, ऐसा तो संभव है नहीं, तो दोनों को बराबर कीजिए। तो हम इसको 12 बना दे रहे हैं। 12 बनाने के लिए आपको इसको 3 से गुना करना पड़ेगा, तो ये 9 हो जाएगा, मैंने 12 बना दिया, और इसको 4 से गुना करना पड़ेगा, मतलब ये 16 हो गया। अब खुद देखिए पूरा 16 है जबकि ये 9 है, इसका मतलब ये दूरी कितना हो जाएगा 7, और 7 की वैल्यू दे रखी है 560 मीटर। अब क्वेश्चन में 7 की वैल्यू कितना दे रखा है 560 मीटर, तो एक की वैल्यू कितना हो गया 80 मीटर, तो 12 की वैल्यू कितना हो गया 960 मीटर। आपको हाइट पता करना था। आई बात पकड़ में? बड़े क्वेश्चन पे देखिए, बनाइए, इसे ट्राई कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या लग रहा है, बनेगा। करा 2 टावर P और Q जिसकी लंबाई क्रमशः 45 और 15 मिनट है, क्षैतिज जमीन पर खड़े हैं। क्षैतिज किसको बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल जमीन को। ऊर्ध्वाधर वर्टिकल को। टावर Q के पैर से टावर P के शीर्ष तक का ऊंचाई कोण 60 डिग्री है। यदि टावर P के पैर से टावर Q के शीर्ष का ऊंचाई कोण 22 है तो cos बाई का वैल्यू बताएं। चलिए आप बनाइए, मैं डायग्राम बना दे रहा हूं आपके लिए। बोल रहा है एक 45 डिग्री का है, 45 मीटर का है, एक 15 मीटर का है, थोड़ा सा छोटा कर दिया और इसे, और आपको बोल रखा है ये P है ये Q है, दोनों का नाम भी दे दिया है। इसके बाद बात कर रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ फ्रॉम द बॉटम ऑफ टावर Q, Q के बॉर्डर से एंगल ऑफ एलिवेशन इसका जो बोल रहा है ये बता रहा है 60 डिग्री का है। चलो भैया ठीक है, ये कितना है 60 डिग्री। और बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम ऑफ टावर P टू द टावर Q ये 22 है, तो आपसे cos बाई की वैल्यू पता कर रहा पूछ रहा है। cos बाई पूछने का क्या लॉजिक है? cos बाई पूछने का मतलब हमको ये पता कर लेना है x, और ये x नहीं, ए भी कर दे रहा स्मॉल ए, और ये आपका स्मॉल बी। आपको cos बाई ए बटा क्या हम भी लिख रहे हैं, आपको यही पता करना है। क्या किया अभी तक आपने? अब देखिए आपको 60 के सामने 45 दिया हुआ है, और आपको पता भैया ये तो होता नहीं है, ये 60 के सामने हमेशा √3 होता है। अब देख रहे हो मैं बार बार इस एंगल को इग्नोर कर रहा हूं। क्यों इग्नोर कर रहा हूं? आपको पता है एक एंगल 60 आ गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो आपको जरूरी नहीं है वो एंगल निकालना। आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि 60 के सामने √3 तो इसके सामने 1, √3 की वैल्यू 45, तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगा 15√3, तो आपको ये निकल कर आ गया। अब बताइए कि ये आपका 15√3 है, ठीक, ये आपका कितना है 15√3, आपको ये कितना है 15। क्लियर है ना? ध्यान दीजिएगा फिर से, ये आपका 15 निकल कर आया है, ये 15 है। इसका मतलब अगर रेशियो की बात करूं तो ये 1 है, और ये कितना है √3 है। ये कब होता है? जब 1 के सामने वाली एंगल 30 डिग्री होती है। और आपसे यही पूछ रहा है cos 30 की वैल्यू कितना होती है। इनडायरेक्टली आपसे यही पूछ रहा है cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। देखा, आपको क्वेश्चन सिर्फ घुमा रहा था, उसको आपको जो पहला इंफॉर्मेशन था उससे आपको नीचे निकालना था, दूसरा इंफॉर्मेशन दे रखा था एंगल निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा सा क्वेश्चन है, देखिएगा। इसी टाइप के 2 क्वेश्चन अभी और आएंगे आपके सामने जहां पे एंगल डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ और कह रहा होगा। तो कह रहा है क्षैतिज पर एक बिंदु से स्मारक के शीर्ष की ऊंचाई का कोण ऐसा पाया गया कि इसके स्पर्श रेखा 1/5 है। मतलब ये आपका कुछ ज्यादा गड़बड़ हो गया, बना लेते हैं थोड़ा सा एक्यूरेट टाइप से।
ये आपका 1 हो गया और ये आपका 5 हो गया, अभी दिख रहा है 1 और 5। tan की बात कर रहा है ये, बोल रहा है क्षैतिज पर एक बिंदु से स्मारक के शीर्ष की ऊंचाई का कोण 1/5 tan के बराबर है। 115 मीटर स्मारक की ओर चलने पर ऊंचाई के कोण का सेकेंड, 115 मीटर आप चलेंगे ऊंचाई के, ऑन वॉकिंग 115 मीटर टुवर्ड्स द मोन्यूमेंट द सेकेंड ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड टू बी, मतलब अगर आप 115 मीटर चलकर इधर आते हैं, मान लेते हैं पूरा 5, 115 मीटर आप चलकर यहां से आ जाते हैं, लीजिए 115 मीटर आपने चल लिया, अब यहां पहुंच गया। अब जब यहां से यहां फिर मिलाते हैं तो आप देखते हैं कि सेकेंड जो है, सेकेंड मतलब हो गया सेक जो इस एंगल का है, मान लेते हैं एंगल थीटा है, तो सेक जो है इसकी वैल्यू दे रखा है √193/12 है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि √193/12 मतलब आपको पता है सेक क्या होता है, ये होता है, इसका मतलब ये 12 है और ये कितना है √193। आप मुझे बताइए कि अगर ये 12 ये √193 तो ये फिर कितना होगा, क्योंकि आपको हम ये पता है कि ये तो 90 डिग्री होना ही है। तो आप क्या कर लीजिए 144 इसमें से घटा लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, देख लीजिए 144 घटा लीजिए, आपका आ गया 7, 9, आपका कितना आ गया 49, जिसका रूट करेंगे तो 7 आ जाएगा, मतलब ये कितना आ गया 7। तो आप खुद देखिए जो एक्चुअली में 7 है, देखिएगा ये एक्चुअली में 7 है जिसकी वैल्यू 1 है। अच्छा इसको बराबर करना पड़ेगा हमें, देखिए ये 7 है आपका, इसके लिए बड़े वाले के लिए 1 है, तो इसको आप बराबर करेंगे तो 7 से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 35। कहने का मतलब ये पूरा 7 है तब ये 35 है और ये कितना है 12। तो आपसे पूछा जाएगा ये कितना यूनिट हो गया, तो आप कहेंगे सर 35 - 12 मतलब 23 यूनिट। बन गया सवाल। 23 यूनिट की वैल्यू 115 आ गई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया 5, और आपको निकालना क्या है हाइट, आपको निकालना क्या है स्मारक का ऊंचाई। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई 5 मीटर, तो आपको 7 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया 35 मीटर। समझ में आ रही है। आप देखिए कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कोई ऐसा कॉन्सेप्ट, कोई ऐसा क्वेश्चन जहां पे आपको दिक्कत हुई हो, हम जरूर फिर से लेकर आएंगे, तो आपका कमेंट जरूर कीजिएगा हमें। अब देखिए एक सिमिलर क्वेश्चन आपके सामने फिर से आया है, कर द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ ए टावर इज अल्फा डिग्री। बोल रहा है यहां से जो एंगल है ये अल्फा डिग्री है, कितना है अल्फा। फिर बोल रहा है आफ्टर मूविंग 240 मीटर टुवर्ड्स द टावर द एलिवेशन बिकम्स बीटा। अब यहां से टावर की तरफ बढ़ते हैं तो एंगल कितना हो जाता है बीटा हो जाता है, और बोल रहा है कितना दूर बढ़ते हैं 240 मीटर आप बढ़ते हैं यहां से यहां। बोल रहा अगर tan अल्फा 5/12 और tan बीटा 3/4। अब देखिए यहां पे आप थोड़ा सा स्मार्टनेस कर सकते हैं, आपको बोल रखा है, देखिए यहां पे लिख दे रहा हूं tan अल्फा 5/12 बोल रखा है और tan बीटा 3/4। आप यहां पे क्या स्मार्टनेस कर सकते हैं, आपको पता है ये अल्फा यहां है तो tan के लिए सामने ये होगा, बीटा है तो tan के लिए सामने ये होगा। अगर सामने यही बार बार आ रहा है तो दोनों 5 और 3 कैसे हो सकता है, दोनों बराबर होना होगा। तो यहीं पे आप 3 से गुना करके इसको 36 कर लीजिए और इसको 5 से गुना करके 15, इसको 20 कर लीजिए। मतलब आपको पता चल गया 36 ये है और ये 15 है बीटा वाला, और अल्फा वाला कितना हो गया ये 36, सॉरी हाँ 36 हो गया अल्फा वाला 36। अब देखिए ये तो आपका 20 आ गया है ना, ये 15 आ गया, सॉरी ये 15 आ गया है, बीटा का है तो ये 20 आ गया है, मैं थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर दिया, और ये आपका 36 आ गया। tan अल्फा कितना है 15/36, तो 15/36, tan बीटा 15/20 तो 15/20। ये कितना निकल कर आ गया, तो आप कहेंगे सर 36 - 20 कितना 16, 16 का वैल्यू 240 मीटर दे रखी है और आपको 15 की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है जब 16 से डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम्स ये कटेगा, मतलब 1 की वैल्यू 15, तो 15 की वैल्यू कितनी होगी 15 × 15 225 मीटर। ये था सवाल आपका। अब देखिए थोड़ा सा यहां पे आपका क्वेश्चन बदल रहा है। अब ये क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जिसमें आपको स्पीड, टाइम, ये सब कुछ आने वाला है। अभी आ रहा था आपका एंगल ना दे करके tan ऑफ एंगल दिया हुआ था, cos ऑफ एंगल दिया हुआ था। अब यहां से जो क्वेश्चन आ रहा है इसमें
टाइम इंक्लूड रहेगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा है और यह देखता है कि एक वाहन समान गति से उसकी ओर बढ़ रहा है। पहाड़ की चोटी ये है, लीजिए भैया, यहां से खड़ा हो गया। चलिए इस बार इधर से दिखाते हैं उसको। अब यहां से वो देख रहा है कि वाहन है जो उसकी ओर आ रहा है। यदि अवनयन कोण 10 मिनट में 45 डिग्री से बदलकर 60 डिग्री होता है, मतलब जब यहां पे वाहन को नोटिस किया गया था पी पॉइंट पे मान लेते हैं, तो 45 डिग्री क्या था, अवनयन कोण। अवनयन कोण मतलब ये देख रहा है, आपको ध्यान देना, ये 45 डिग्री है, इसी को आप यहां पे मैंने कर दिया। फिर बोल रहे 45 डिग्री बढ़कर कितना हो गया, 60 डिग्री। मतलब अब ये अवनयन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री। इसका मतलब ये भी कितना हो गया, 60 डिग्री। और ये बोल रहा है कि 10 मिनट लगता है पूरे समय को चलने में। 10 मिनट में देखता है कि 45 डिग्री से अवनयन कोण 60 डिग्री हो गया है। तो बताइए कि उसके बाद पहाड़ी के नीचे तक पहुंचने के लिए वाहन को कितना समय लगेगा। मतलब अब आपसे सवाल कर रहा है कि यहां से यहां तक पहुंचने में वाहन को कितना समय लगेगा। बनेगा? देखिए इसे मैं बता रहा हूं। देखिए क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन है, आपको पता है कि ये 45 है, इसके अनुसार अगर चलेंगे तो पूरी दूरी और ये दूरी बराबर होगी। लेकिन अगर इसके अनुसार चलेंगे तो ये दूरी आपकी √3 होनी चाहिए। तब ये दूरी कितनी होनी चाहिए, 1, क्योंकि ये 30 डिग्री हो जाएगा एंगल, तो 30 के सामने 1, तो 60 के सामने √3। अब आते हैं 45 पे, इसके बाद आते हैं, तो ये अगर √3 है तो पूरा कितना होना चाहिए, √3। मतलब सिर्फ इसकी बात करूं मैं तो ये √3 - 1 हो जाएगा। मतलब इतनी दूरी चलने के लिए इसको 10 मिनट का समय लगा है। इतनी दूरी चलने के लिए इसको 10 मिनट का समय लगा है। अब इसको और कितनी दूरी चलनी है, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट की दूरी और चलनी है। तो 1 यूनिट की दूरी चलने में कितना समय लगेगा, तो √10/√3 - 1। अब इसको आपको सोल्व करके अप्रॉक्स वैल्यू निकालना है। तो अब देखिए मैं सोल्व करने का तरीका बता दे रहा हूं ताकि आपका थोड़ा सा नजदीक वैल्यू मिले। आप इसको ऐसे कर लीजिए और इसको देखिए 10 गुना आप क्या कर लेंगे, 2.73 और डिवाइडेड बाई 2, इसको 5 से गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 3 × 5 = 10, 3 13 मिनट आ गया। और 5 × 15 1, 7 × 5 = 35, 1 36, 6 और 6 6 36, 40 मिनट के आसपास, 40 सेकंड के आसपास आ जाएगा। ठीक है, 13 मिनट 40 सेकंड। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं इतना लंबा चौड़ा हम क्यों करें, तो फिर ऐसे कर लीजिए आप, 10 √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.732 अभी यूज किया मैंने, उसमें से घटा दीजिए तो 0.732। देखिए अप्रॉक्स वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसको पहले हटा लीजिए आप इसको डेसिमल को भी हटा लीजिए, गुना 100 कर लीजिए। आप खुद बताइए, ये 75 के आसपास है तो इसको 25 से काट दीजिए और ये 75 25 से कट जाएगा तो 4। आप देख लीजिए 40/3, 13.1/3, 13 + 1/3 मतलब 13 मिनट। और इसको अगर 60 से गुना कर लिया तो लगभग 20 सेकंड अप्रॉक्स वैल्यू है ये। आप ऑप्शन देखिए 13 मिनट के बाद जो ऑप्शन है आपका 13 मिनट 40 सेकंड, एक ही ऑप्शन आपके पास है, तो आप 13 मिनट 40 सेकंड लेंगे। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए आप, 1-2 सवाल इसी टाइप के आएंगे अभी। करा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। आफ्टर 15 seconds द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 30 डिग्री। If the aeroplane is flying at a height of 3000 मीटर, then find the speed of the plane in मीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, उसमें समय दिया हुआ था और समय पूछ रहा था, इसमें समय दिया हुआ है तो स्पीड पूछ रहा, बदले में एक डिस्टेंस दे दिया है। क्लियर? देखिए करा है कि एरोप्लेन जो है किसी जगह से यहां बना लेते हैं, थोड़ा ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, 30 डिग्री इसको ले लेते हैं और ये 45 डिग्री ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री, 45 डिग्री है और आफ्टर 15 सेकेंड्स ये 15 डिग्री 30 डिग्री हो जा रहा है। इसका मतलब इतनी साफ बातें हो रही है कि जब आप एंगल ऑफ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मेरे से, एंगल ऑफ एलिवेशन है तो हम थोड़ा ऊपर लेके देखेंगे नीचे से। प्लेन यहां था, प्लेन चेंज करेगा ना, हम यहीं पे खड़े हैं। तो पहले जब आपने नोटिस किया तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था आपका, 30 डिग्री था। थोड़ी देर बाद आपने नोटिस किया तो आपको पता चला एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 50 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री। हमारा पोजीशन फिक्स है, प्लेन हमारा यहां से यहां चला है उतने समय में।
ठीक है, आपको ये हाइट आपका फिक्स रहेगा। आपको बोल रहा है कि यहां से यहां आने में इसको 15 सेकेंड लगा है। कितना लगा है? 15 सेकेंड। बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 30 इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 3000। आपको ये दूरी भी दे रखा है कि 3000 मीटर है। तो आपको बताना है स्पीड क्या है। स्पीड के लिए आपको ये डिस्टेंस चाहिए। इस डिस्टेंस के लिए आपको पता करना होगा कि ये जो छोटे वाले ट्राइंगल है, अगर इसमें ये 45 है तो ये भी 45 होगा, और ये 3000 है तो ये भी 3000 है। इसका मतलब यहां से यहां भी 3000 ही होगा। क्लियर? अब आते हैं छोटे में, बड़े वाले इस ट्राइंगल में, नीचे वाले में 30 डिग्री वाले में। आपको पता है 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है। तो 30 के सामने अगर 3000 है, देखिएगा 30 के सामने 3000 मतलब 1 की वैल्यू 3000 है, तो 60 के सामने कितना हो जाएगा? √3 गुना 3000। ये पूरा लेंथ हो गया यहां से यहां तक। अगर यहां से यहां तक की सिर्फ बात करो तो इसमें से माइनस कर देंगे हम इसको। यही दूरी चली गई है 10 सेकंड में, इतना ही दूरी चली गई है 10 सेकंड में। आपको स्पीड किस में निकालना है? मीटर पर सेकंड में। तो ये हो गया आपका मीटर, ये हो गया सेकंड, काट दीजिए आपका 0 0। तो आपको रिजल्ट कितना आ गया आपका? 300 √3 - 1। आपका ऑप्शन में है कोई कुछ? 15 सेकंड है, सॉरी क्या मिस्टेक हो जाता है मेरे से। तो कितना जगह? 200, और ये भी 200। कितना आ गया? 200 √3 - 1। कैलकुलेशन आप चेक कर लिया कीजिएगा, क्योंकि मेरे सामने क्वेश्चन होता नहीं है तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, मुझे बार बार क्वेश्चन देखना पड़ता है। आपके पास ये सुविधा है कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होती है, आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे होंगे अगला क्वेश्चन, तो आपके पास ये सुविधा है, मेरे पास ये सुविधा नहीं है। अभी तक मुझे ये नहीं पता कि अगला क्वेश्चन है क्या, मैं देखूंगा तब मुझे पता चलेगा, लेकिन आपके पास है आपके सामने। चलिए ट्राई कीजिए जो भी क्वेश्चन है। करा कि एक लड़का है जो एक फील्ड में कहीं पे खड़ा है, एक खेत के बीच में खड़ा एक लड़का 30 डिग्री की ऊंचाई के कोण पर उत्तर में एक उड़ने वाली पक्षी को देखता। मान लेते हैं इसके लिए उत्तर इधर है, तो ये आपका 30 डिग्री के कोण पे देखता है। 2 मिनट के बाद वो पक्षी दक्षिण में 60 डिग्री की ऊंचाई पर दिखता है। मतलब अब इधर ये पक्षी चला गया और इधर कितने ऊंचाई पर चला गया? 60 डिग्री की। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ 30 डिग्री, पक्षी आपका यहां से कहां चला गया? यहां चला गया। तो यदि पक्षी इतना 50 √3 मीटर की ऊंचाई पर एक ही सीधी रेखा में क्षैतिज रूप से उड़ता है, तो स्पीड बताना है आपको पक्षी का। 50 √3 मतलब आपको ये हाइट बोल रहा है कितना है? 50 √3। आप जल्दी से बताइए, ये 30 है, इसका मतलब ये कितना हो गया? 30 के सामने 50 √3, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? इतनी। तो √3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप √3 से गुना कर देंगे 150। क्या आ गया? 150 मीटर आ गया। अब इसमें बात करेंगे तो आपको पता है ये 60 है, तो ये 30 है, ये 60 है, तो आप 60 के सामने 50 √3, तो 30 के सामने √3 सिर्फ हट जाएगा 50 मीटर, क्योंकि आपको पता है एक के सामने जो है उसमें सिर्फ √3 लगाते हैं, √3 से गुना करते हैं तो 60 के सामने मिलता है। तो जैसे ही 60 के सामने दिया तो उससे √3 हटा लेंगे, √3 से भागा दे देंगे, तो आपको टोटल पता चल गया 50 से 150 मीटर चला गया है। मतलब 200 मीटर कुल मिलाकर चला गया है, और 200 मीटर चलने में इसको समय लग गया 2 मिनट का। आपको स्पीड बताना है किलोमीटर पर घंटे में। आपको इसको मैं बोल सकते हैं कि 1/5 किलोमीटर चला है और समय कितना लगा? 1/30 घंटा। इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए किलोमीटर में बदलने के लिए, और इसको 60 से डिवाइड कर दीजिए आवर में बदलने के लिए। अब बात आ गई कि 30 को उठा के इधर कर दिया तो पता चला कि 6 किलोमीटर चला गया है 1 घंटे में, और इसी को क्या बोलते हैं? स्पीड। आई पकड़ में बात? अच्छा, एक चीज सोचिए जरा दिमाग से जल्दी से। आपका 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, 22 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 22 नंबर का है, तो बताइए कितना क्वेश्चन बचा है अभी तक? उंगली पे जोड़िए एक बार। ठीक है, अब देखिएगा
द हाइट ऑफ ए ब्रिज इज 15 मीटर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोट इज 30 डिग्री फ्रॉम द ब्रिज। कह रहा है एक ब्रिज है, आपको समझ आएगा मैंने क्या किया है। जो बोला है एक ब्रिज है जिसकी हाइट 15 मीटर है, चलिए मान लेते हैं 15 मीटर ऊंची एक ब्रिज है, मतलब कोई पुल है नदी के ऊपर होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट, मतलब कोई बोट आ रहा होगा, नदी के ऊपर है, बात सही है, कोई बोट आ रहा होगा, ये आपका पानी हुआ, तो इसका डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री है, मतलब ये एंगल कितना डिग्री दिया हुआ है 30 डिग्री। तो भैया ठीक है, तो बोट के लिए तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया 30 हो गया। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू रीच जस्ट बिलो द ब्रिज इफ द स्पीड ऑफ द बोट इज कमिंग एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बोट आ रहा है पुल के नीचे। तो और इसके बाद बात क्या कर रहा है कि ये जब देखता है तो देखता है कि एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है वो 30 मिनट का है। 15 मीटर ऊंचे टावर पे बैठा है ये, मतलब सॉरी पुल पे बैठा है, और ये 6 के स्पीड से आ रहा है। तो आपको पूछ रहा है क्या टाइम कितना लगेगा, तो आप खुद बताइए कि ये दूरी अगर आपको पता चल जाएगा कि कितनी दूरी इसे चलनी है और आपको स्पीड पता है, तो दूरी को स्पीड से डिवाइड कर देंगे, आपको टाइम मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपने बताइए कि 15 मीटर की दूरी हाइट है जो एक के सामने है, तो फिर इस हिसाब से 60 के सामने कितना हो जाएगा 15 इंटू √3 होगा। 15 के सामने जितना है उसका √3 गुना 60 के सामने होता है, तो 15 √3। अब यही दूरी है जिसको चलना है इसको 6 की स्पीड से, लेकिन ये दूरी मीटर में है, ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में है। आपको समय जो बताना है, समय पता नहीं किस में बताना है, ठीक है। तो देखिए 6 किलोमीटर पर आवर है, इसको आप अगर 6 गुने 5/18 मीटर पर सेकेंड में लेते हैं तो 5/3 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे कितना 5/3 मीटर पर सेकेंड से, तो 5 से कटा 3 कितना आ गया 9√3 सेकेंड का समय लगेगा। कितना लगेगा 9√3 सेकेंड का, आपको सेकेंड में समय बताना था। एक क्वेश्चन और है, करा कि एक व्यक्ति टावर से देखता है कि एक कार टावर की ओर आ रही है। अगर कार का अवनयन कोण 30 डिग्री से बदलकर 60 डिग्री होने में 36 मिनट लगते हैं, तो कितने मिनट में कार टावर तक पहुंच जाएगी? एक क्वेश्चन आप बना सकते हैं। यहां से कार आ रही है और ये आदमी यहां से देखा तो अवनयन कोण 30 डिग्री था, मतलब आप कह सकते हैं ये कोण 30 डिग्री है। बोल रहा 36 मिनट में कोण 45 डिग्री पहुंच गया, ये कोण 45 हो गया है, ठीक है। चलिए तो हम यहां बना लिए हैं, और ये इसको पूरे में 36 मिनट का समय लगा है। तो आपको बताना है यहां से यहां में कितना मिनट का समय लगेगा। आप मुझे बताइए, अगर ये 30 है तो ये हो जाएगा 1, और ये 1 है तो पूरा हो जाएगा √3, और 45 के अनुसार अगर ये 1 है तो ये भी हो जाएगा √3। मतलब ये जो यहां से यहां की बात हो गई ये √3 - 1 हो गई, जिसकी वैल्यू 36 मिनट लगा है। मतलब 36 मिनट चलने पर √3 - 1 की दूरी चली गई है, या फिर आप कह सकते हैं कि √3 - 1 दूरी चलने में 36 मिनट का समय लगा है। बात क्लियर है? आपसे यही पूछ रहा है कि तो कितने समय में कार टावर तक पहुंच जाएगी। आप देखिए कि 36 मिनट में √3 - 1 चला गया, तो 1 यूनिट और चलना है उसको, या पूरी दूरी क्या क्वेश्चन क्या, तो कितने समय में कार टावर तक पहुंच जाएगी। थोड़ा सा क्वेश्चन में इनकम्प्लीट है, यहां से समय मांग रहा है कि यहां से बदलकर इतना डिग्री में 36 मिनट रखते हैं, तो कितने समय में। देखिए जो क्वेश्चन का टाइमिंग है उसके अनुसार से लग रहा है कि यहां से यहां का समय पूछ रहा है, तो आप इसको √3 - 1 से डिवाइड कर दीजिए, और √3 - 1 से डिवाइड कर देंगे तो आपका कुछ गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन। ए पर्सन ऑब्जर्व्स फ्रॉम ए टावर दैट ए कार इज मूविंग टुवर्ड्स टावर इफ कार टेक्स 36 मिनट्स टू चेंज द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम 30। अच्छा 60 है, देखिए क्या मिस्टेक है, मजा आता है, आप भी नहीं बता रहे हैं, कोई बात नहीं। देखिए 30 के सामने कितना है 1, तो पूरा हो गया √3। 60 के सामने √3 होता तो हम इसी को √3 से गुना कर दिए, तो ये भी √3 से गुना हो जाएगा। मतलब 60 के सामने √3 तो ये 1, और 30 के सामने √3 तो ये √3 गुना √3 मतलब 3,
और ये 3 पूरा अगर यहां से यहां है और 1 अगर यहां से यहां है, इसका मतलब ये कितने 36 मिनट जो समय लगा 2 यूनिट दूरी चलने में लगा है। और अगर 2 यूनिट दूरी चलने में 36 मिनट लग रहा है तो अब बताइए 1 यूनिट दूरी चलने में कितना मिनट लगेगा? 18 मिनट लगेगा, आधा मिनट उसका। आधा मिनट मतलब 36 मिनट का आधा मिनट। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी क्वेश्चन पढ़ने में, आप ही की तरह हम भी हैं, जैसे आप पढ़ते हैं वैसे मैं भी पढ़ता हूं, जल्दी जल्दी और होता है मिस्टेक। चलिए क्वेश्चन अब आता है बैलून का क्वेश्चन। अच्छा सा क्वेश्चन है, देखिएगा पहला क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन है। कर अ बैलून ऑफ रेडियस आर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। एक बैलून है, कहीं से देख रहा है, अब इसको सीधा मत देखिएगा, ठीक है, ये 60 डिग्री बना रहा है। हालांकि बात एक ही है, आप सीधा देखिए, तिरछा देखिए, कहीं से भी देखिए, ये बैलून 60 डिग्री बना रहा है। तो ये 60 डिग्री ही बनाएगा, क्योंकि बैलून 60 डिग्री बना रहा है, इसका मतलब ये दोनों टेंजेंट जो होगा, ये दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल होगा आपका 60 डिग्री। करा फाइंड द हाइट ऑफ इट्स सेंटर फ्रॉम द ग्राउंड, नहीं कुछ और इंफॉर्मेशन है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम डायग्राम को क्लियर बनाते हैं। क्लियर इसलिए क्योंकि 60 डिग्री मतलब होता है थोड़ा सा बड़ा चीज, तो 60 डिग्री बड़ा दिखना चाहिए। यहां से तो 60 डिग्री आएगा नहीं, 60 डिग्री के लिए हमको ऐसे करना ही पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा झुकाव होना चाहिए। अब देखिए आपका क्या है इसमें कि आपका ये बोल रहा है कि ये एंगल 60 डिग्री है और एंगल ऑफ क्या है, उन्नयन कोण उस बिंदु से 45 डिग्री है। किसका? उस बैलून का। तो बैलून का उन्नयन कोण मतलब बैलून के सेंटर से हम लेंगे, सेंटर से जब हम लेंगे तो आपका उन्नयन कोण इस तरह से कुछ आएगा, और ये कितना दे रहा है? 45 डिग्री। आपका क्वेश्चन में कितना उन्नयन कोण? 45 डिग्री। तो बताना हाइट ऑफ इट सेंटर फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब आपको यह पता करके बताना है कि यह हाइट कितना होगा, यह हाइट कितना होगा। कैसे करेंगे? अच्छा मेरे डायग्राम पे मत जाइएगा, आपको दिख रहा होगा मैं हमेशा उल्टा होकर खड़ा होकर वीडियो बनाता हूं, तो डायग्राम की थोड़ी सी कहानी हो जाती है, ठीक है, अच्छा लगता है डायग्राम जब जैसे तैसे और समझने में आपको दिमाग पे जोर देना पड़े। अब देखिए ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। तो आपको याद होगा थोड़ा सा बात, छोटी सी बात है एक, क्या कि सबसे पहले तो कि ये जो टेंजेंट दोनों है, ये टेंजेंट का लेंथ दोनों बराबर होगा। उसके बाद इस सेंटर से अगर टेंजेंट के पॉइंट को जब मिलाएंगे तो ये दोनों को, ये एंगल बाइसेक्टर होता है, मतलब ये दोनों कोण 30 और 30 कर देगा इस दोनों कोण को। आपको यहां तक याद है? साथ में आपको यह भी पता होगा कि जो सेंटर से इस टेंजेंट पे मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री बनेगा। देखते जाइएगा, सारा कुछ आपको याद है। और ये भी आपको दिया हुआ है कि ये तो आर है। देखिएगा सिर्फ क्वेश्चन में आपको सिर्फ इस एंगल, इस ट्रायंगल से उस ट्रायंगल, उस ट्रायंगल से उस ट्रायंगल फांदना है। तो ये आर है, ये 30 डिग्री के सामने, तो इस हिसाब से ये कितना हो गया? 90 के सामने 2r। आप कहिएगा सर 90 के सामने आप क्यों निकाले? क्योंकि हमें निकालना है ये वाली हाइट, ये ग्राउंड से, ये जो ग्राउंड है यहां से लेकर रेडियस के बीच की दूरी, और ये इस ट्रायंगल में शामिल है, तो हम इधर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस ट्रायंगल के लिए इसका जाना जरूरी है, क्योंकि यही कॉमन है। अब बताइए ये 45, ये आपका 90, तो ये भी 45, तो 45 45 एक और एक है, तो इसका मतलब ये कितना है? √2, और √2 की वैल्यू 2r, तो एक की वैल्यू कितना हो गया? √2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ गया r √2 मतलब √2r। ये कितने आ गया? एक की वैल्यू। और एक है क्या? यही तो आपका हाइट है ग्राउंड से सेंटर के बीच का। बात पकड़ में आई? आपको पता है कि ये जो, एक बार फिर से आपको दिखा दे रहा हूं डायग्राम, समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल का है। ये जो बैलून है ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सेंटर से अगर इसको मिलाएंगे तो ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, और इधर का भी 30 डिग्री होगा, और ये आपका टेंजेंट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? r। आप इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से भी करेंगे तो भी आपका ये r, ये 90, ये 90, आपको ये r है 30 के सामने, यहां भी r है 30 के सामने, तो दोनों के लिए हाइपोटेन्यूज आपका यही है, तो ये r है, तो ये कितना हो जाएगा? 2r। आपसे क्वेश्चन कह रहा था
कि यहाँ सेंटर से जो नीचे ग्राउंड है यहाँ तक जो एंगल बन रहा है ये आपका 45 डिग्री है, तो आपको ये ग्राउंड से इसका लेंथ बताना है कितना होगा। आपको पता है ये 45 है तो जितना ये होगा उतना ये होगा, और इसका वैल्यू हाइपोटेन्यूज 2r है, और आपको पता है ये 2r है तो ये किसकी वैल्यू होगी, √2 की, क्योंकि आपको पता है ये 1 और 1 होता है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो जितनी वैल्यू √2 की है उसको डिवाइड कर देंगे √2 से, तो आपका कितना हो जाएगा r√2 या √2 इंटू r। चलिए कितना क्वेश्चन और बचा है, आपको याद होगा मैंने बताया था कितना क्वेश्चन हमारे पास, हमने 19 क्वेश्चन कर लिए। 20वां क्वेश्चन आप देखिए स्क्रीन पे, अच्छा सा क्वेश्चन है। अभी जो 3 क्वेश्चन आपके साथ आने हैं 20, 21 और 22 अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा। करा एक गुब्बारा एक बिंदु P से समान गति से ऊपर जाता है, 6 मिनट के बाद एक पर्यवेक्षक जो बिंदु P से क्षैतिज रूप से इतना मीटर की दूरी पर है, गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाता है, गुब्बारे की गति क्या है। A balloon lifts from a point P and rises up at a uniform speed. After 6 minutes, an observer which is at a distance of 450√3 meter horizontally from a point P. अब देखिएगा एक बैलून बेचारा ऊपर की ओर जा रहा है, किस पॉइंट से, P पॉइंट से, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, और एक ऑब्जर्वर बहुत दूर खड़ा है इससे, कितना 450√3 मीटर दूर खड़ा है इससे, और ये ऑब्जर्व करता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बैलून इज 60 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। देखिए ये तो नाइंसाफी हो गया थोड़ा सा, 60 डिग्री देखने में ये लग रहा है लेकिन है ये कितना है, 30 है। तो बोल रहा फाइंड द स्पीड ऑफ द बैलून। आप खुद बताइए 6 मिनट बाद ये नोटिस करता है, 6 मिनट मतलब ये 6 मिनट बैलून यहां से ऊपर उड़ चुका होगा, और 6 मिनट अगर उड़ा होगा तो 6 मिनट में कितना उड़ा होगा आप निकाल सकते हैं, कितनी हाइट गई होगी। तो आप कहेंगे सर 60 के सामने कितना होता है, तो आप कहेंगे √3 होता है। कब, जब 30 के सामने 1 होता है, मतलब 1 की वैल्यू इतनी है, तो 60 की वैल्यू कितनी होगी, इतना गुना √3। कितना हो गया टोटल, 450 गुना √3 गुना √3 3। आपको ये क्या निकल कर आ गया, इतना मीटर, ये हाइट, इतना ही हाइट चला गया है। अब समय कितना लगा है, 6 मिनट का समय कितना लगा है, 6 मिनट का। तो आप खुद बताइए कि अगर इसको 6 मिनट से हम डिवाइड कर दें तो आपका स्पीड निकल जाएगा, लेकिन स्पीड आपको ऑप्शन जो दिया हुआ मीटर पर सेकेंड में है, ऑप्शन क्या है, मीटर पर सेकेंड में है। तो आप इसको क्या करेंगे, 60 से भागा दे देंगे, देख लेते हैं एक बार, क्योंकि मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। मुझे गड़बड़ ये लग रहा है कि ऑप्शन में स्पीड आपका मीटर पर सेकंड में नहीं होना चाहिए, मीटर पर मिनट में होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार आपका 225 मीटर पर मिनट एक मैच कर रहा ऑप्शन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करेक्ट कर दिया जाएगा, मतलब आपको जो मिलेगा तो करेक्टेड वैल्यू मिलेगा, ये 225 मीटर पर मिनट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग झंझनाएगा आपका, मतलब बात बिगड़ेगी। करे हाइड्रोजन फिल्ड बैलून असेंडिंग एट ए रेट ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर वाज ड्रिफ्टेड बाय विंड। इसका मतलब क्या होता है कि एक बैलून है जो उड़ रहा है ऊपर की ओर, लेकिन क्या हुआ है, हवा उसको धक्का देकर कहीं से कहीं भेज दिया। कहने का मतलब उसकी ताकत थी ऊपर उड़ने की, लेकिन हवा उसको धक्का देकर इधर कर दिया। इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि हवा किधर से किधर चल रही है, इधर से इधर चल रही है। बैलून यहां से उड़ने की कोशिश किया होगा और बेचारा इस हालत पे चला गया होगा कि यहां से ऐसे हो गया होगा। अब इतना जल्दी तो नहीं हुआ होगा, तो क्या लगा होगा, समय लगा होगा थोड़ा सा, इस तरह से ऐसे हो गया होगा। ठीक है, आप समझिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन यही कर रहा है, ये 18 के स्पीड से ऊपर उड़ने की कोशिश किया, लेकिन हो क्या गया, इसको हवा इसको इधर धक्का देते चला गया और इस तरह हो गया। बोल रहा है कि द इफ एंगल ऑफ एलिवेशन कैलकुलेटेड एज 60 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली एट 10th एंड 15th मिनट। 10वें मिनट पे देखा गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, मतलब यहां से जब इसको नोटिस किया गया 10वें मिनट पे, तो देखा गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री का है। आदमी जो उड़ाया वही नोटिस किया होगा, तो जहां से बैलून उड़ी होगी वहीं पे आदमी खड़ा होगा। तो यहीं से आदमी देख रहा है, तो देखा कि बैलून यहां पहुंच गया, मतलब 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन पे। ये 10वें मिनट की कहानी है, मतलब 10 मिनट पे बात हुई है, 10 मिनट तक बैलून उड़ा, उसके बाद दिखा गया यहां पे। फिर बोल रहा 15वें मिनट पे देखा गया कि कितना डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन पे चला गया है,
इसका उन्नयन कोण कितना हो गया, तो 45 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 45 डिग्री। अब बैलून यहाँ पे आ गया 15वें मिनट पे, मतलब 15 मिनट उड़ने के बाद देखा गया तो पता चला ये एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। तो आपसे पूछ रहा फाइंड द अप्रोक्सीमेट विंड स्पीड बिटवीन 10th to 15th मिनट, 10वें से 15वें मिनट में विंड की स्पीड क्या होगी। आप एक चीज बता रहे, देख लीजिए क्वेश्चन को ध्यान से। जो क्वेश्चन कह रहा है इसमें विंड आपको किधर से किधर चल रहा है, तो आप देख रहे होंगे यहां से इधर चल रहा है। इसका मतलब आपको यही दूरी की बात कर रही है वो। अगर ये दूरी आपको पता चल जाए और आपको ये पता है कि 5 मिनट के अंतराल पे द्वारा चेक किया गया है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो दूरी है ये विंड द्वारा 5 मिनट में तय की गई दूरी है। ये जो दूरी है विंड इसको इधर लेकर जा रहा है अपने स्पीड से, और ये बैलून ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि इसकी अपनी ऊपर की ओर गति है। तो आपको पता चल गया 5 मिनट में यहां से यहां विंड चलाया होगा। हमें यही दूरी पता कर लेनी है क्या है। अब आप देखिए कैसे क्या सोचेंगे। आप कहेंगे सर 10 में ये 18 की स्पीड से ऊपर जा रहा था, तो 18 की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर जा रहा है, तो आप बताइए कि 10 मिनट में कितना चला होगा। तो बहुत आसान तरीका, या तो इसको 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से कर लीजिए और मीटर में ले लीजिए, या फिर आप देखिए कि ऑप्शन सारा किलोमीटर में है तो सबको किलोमीटर में रहने दीजिए। 10 मिनट मतलब कितना होता है, 10 मिनट पूरे घंटे का 1/, कितना भाग है, 6 भाग है। तो पूरे स्पीड का 1/6 स्पीड कर देंगे तो 3 आएगा। यही 3 किलोमीटर है जो ये हाइट है, जो ऊंचाई चला है ये बैलून पहले 10 मिनट में। अब बात करें 15 मिनट, तो 15 मिनट पूरे घंटे का 1/4 होता है। तो पूरे स्पीड का 1/4 कर देंगे तो 18/4 कितना हो जाएगा, 4.5 किलोमीटर। मतलब 4.5 किलोमीटर की दूरी बैलून तय किया है ऊपर की ओर पूरे 15 मिनट में। पहले 10 मिनट में 3, फिर अगले 5 मिनट में कितना ज्यादा, तो 1.5 ज्यादा। मतलब यहां से यहां कितना दूरी हो गया, 1.5 किलोमीटर हो गया। हालांकि उसकी जरूरत नहीं है आपको। अब बताइए कि अगर ये 3 चला है इधर से, देखिएगा अगर ये 3 चला है इधर से, ये कौन सी दूरी है, ये दूरी है। तो ये दूरी आपको कितनी है, 4.5। तो आप देखिए 45 पे आ जाते हैं पहले इस पे, तो ये पूरी दूरी आप कहेंगे कितना हो गया, 4.5। क्योंकि इस ट्रायंगल के लिए भी 45 है, तो ये भी जो होगा वही ये होगा। अब आते हैं छोटे वाले ट्रायंगल पे, तो छोटे पे ये 3 है और जबकि ये 60 है। 60 के सामने अगर 3 है तो 1 की तो कोई भी साथ ही नहीं रहेगी। 1 के सामने क्या हो जाएगा, 3/√3 मतलब √3। आपको याद होगा 1 के सामने जो होता है उसका √3 गुना, या 3 की वैल्यू सामने की 60 के सामने क्या है, 3 है। 3 किसकी वैल्यू हो गई, √3 की, क्योंकि 60 के सामने √3 होता है। तो अगर √3 यूनिट की वैल्यू 3 हो गया तो 1 यूनिट की वैल्यू 3/√3, जो कि कितना हो जाएगा, √3 किलोमीटर। तो आपको पता चल गया यहां से यहां √3 है, यहां से यहां पूरा 4.5 है। तो आपको पता चल गया ये दूरी, मतलब आपको पता चल गया ये दूरी, मतलब आपको पता चल गया 5 मिनट में 4.5 माइनस √3 इतना ही किलोमीटर चला गया है। अप्रॉक्स वैल्यू आपको निकालनी है। तो 5 मिनट मतलब कितना होता है, 1/12, या फिर आप कर लीजिए 60 से डिवाइड कर देते, 1/12 मतलब इतना गुना 12। और अब इसको हम क्या बोलेंगे, स्पीड, क्योंकि आप 1/12 से डिवाइड करेंगे। 1/12 से डिवाइड करने का क्या मतलब होता है, 12 से गुना करना। अब इसको 12 से गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 12 × 48 6 54। चलिए एक ही बार गुना ही करना, तो 4.5 और 1.73 लीजिएगा, इसको गुना करेंगे अगर 12 से तो लगभग जो आपका आएगा 33 किलोमीटर पर आवर आएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है। आपको एकदम साधारण भाषा में हम बताएंगे इसको, कहने का मतलब सिंपल तरीके से। कर ऑन ए टॉप ऑफ ए हेमिस्फीयर डोम ऑफ रेडियस आर, गुंबद का नाम सुने होंगे आपने गुंबद का नाम सुना होगा, इस तरह का होता है कुछ समथिंग। तो करा ये गोलाकार है, मतलब इसका जो रेडियस इधर वही रेडियस इधर, मतलब इधर आर तो इधर भी आर, इधर भी आर, चारों तरफ आर आर इसके होता है। हेमिस्फीयर इसको कहते हैं हम लोग। अब कह रहा है इसकी त्रिज्या आर है कि इसके शीर्ष पर, मतलब गुंबद ऐसा है तो इसको ऊपर में h हाइट लेकर एक झंडा या फिर एक फ्लैग है। बोल रहा है जमीन पर किसी भी बिंदु से ध्वज के शीर्ष की ऊंचाई का कोण 30 डिग्री है। कोई भी बिंदु ले लिया,
ये ऊंचाई का कोण कितना बोल रहा है वो 30 डिग्री। फिर बोल रहा है जबकि गुंबद की ओर झंडा दिखने तक बढ़ने के बाद ऊंचाई का कोण 45 डिग्री हो जाता है। झंडा दिखने तक मतलब अब देखिए यहां से आ रहा होगा तो इसके टेंजेंट में जब चला होगा, थोड़ा सा इसको नीचे कर ले रहे हैं, टेंजेंट कुछ ढंग से नहीं बन पा रहा है तो अरे यार तुम भी ना, ऐसा कुछ है। देखिए हम इस डायग्राम को फिर से बना दे रहे हैं, थोड़ा सा गुंबद को खड़ा कर देंगे सही से, ठीक हो जाएगा। बेचारा खड़ा नहीं है ठीक से। ये आपका 45 डिग्री हो गया, देख रहे हैं गुंबद कैसे खड़ा हो रहा है। तो ये आपका गुंबद इस तरीके से खड़ा हो गया। हम इधर का पोर्शन ऐसा कर दिया। ये कहीं पे था पहले 30 डिग्री पे, अब ये 45 डिग्री पे आ गया है, क्योंकि बोल रहा है कि वो दिखने तक, मतलब इससे ज्यादा और अगर अंदर आएगा तो दिखेगा ही नहीं, गुंबद के कारण फ्लैग क्या हो जाएगा, ढक जाएगा। आपको बताना है कि H और R का रेशियो क्या है। देखिए क्वेश्चन, ये 45 है तो ये दोनों साइड क्या हो जाएगा, बराबर। इसका मतलब यहां से यहां की दूरी क्या हो जाएगी, H। ये R प्लस H तो ये भी R प्लस H होगा, पहली बात। यहां से ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, देखते जाइएगा। अगर ये 90 डिग्री है और आपको ये पता ये तो R ही है, ये कितना है R ही है, ये रेडियस ही है। अब बताइए मुझे ये 45 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। आई बात पकड़ में कि नहीं। इस ट्रायंगल को आप बात कीजिए, ये तो 45 डिग्री फिक्स आपका दिया हुआ है, ये 90 तो ये भी 45। इसका मतलब अगर ये R है तो ये पूरे लेंथ इसके अनुसार से होना चाहिए √2 गुना R, जबकि ये है R प्लस H। तो आप बताइए R को इधर कर लेंगे तो √2 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे R, और ये H हो जाएगा, और R से डिवाइड कर देंगे तो H बाई R कितना आ गया, √2 माइनस 1। क्लियर। तो ये थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, इस लेवल के क्वेश्चन मेंस में आते हैं। तो आपको देखना होगा, एसएससी मेंस की तैयारी अगर कर रहे हैं आप तो आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने होंगे। अब पूरे वीडियो को देखिए, क्वेश्चन समझिए, पूरा कॉन्सेप्ट देखिए। मैं ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट पे नहीं किया हूं, आपको क्वेश्चन में बहुत कुछ समझ में आया होगा। बहुत ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिया हूं ताकि आप डरे नहीं, क्योंकि इतना ही सा कॉन्सेप्ट है। अब इसको देने के लिए आपको 2 घंटा का वीडियो बनाया जाए, 4 घंटा का वीडियो बनाया जाए, पूरा कंप्लीट 4 वीडियो थ्योरी पे बनाया जाए, तो ऐसा कुछ इसमें है नहीं। इतना ही सा क्वेश्चन, इतना ही सा कॉन्सेप्ट है। हाँ, आपके क्लियरेंस के लिए अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है तो आप जरूर हमें डाउट क्वेश्चन में पूछिए, फेसबुक पेज पे पोस्ट कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, सबका डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है। वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, हमें कमेंट करके बताइए कैसा लगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।